हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज। एक्चुअली मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम देखेंगे ऑसिलेटर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जेई और एई के एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपीआरवी यूएनएल का एग्जाम हो। जितने भी जेई और एई के एग्जाम होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल के साथ साथ कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ऑसिलेटर्स का बेसिक भी एक्सप्लेन करूंगी, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑसिलेटर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑसिलेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? तो ऑसिलेटर बेसिकली एक एम्पलीफायर होते हैं विथ पॉजिटिव फीडबैक। तो ऑसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं या वर्क करते हैं। ये बेसिकली एक एम्पलीफायर होता है जिसमें हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अब पूरा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑसिलेटर का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ब्रीफ में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। An oscillator is a mechanical और electronic device that work on the principle of oscillation. Oscillator एक ऐसा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वर्क करता है ऑसिलेशन के प्रिंसिपल पे। ये ऑसिलेशन क्या कहलाता है? ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक फ्लक्चुएशन बिटवीन टू थिंग्स बेस्ड ऑन चेंज इन एनर्जी। ऑसिलेशन बेसिकली एक पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होता है दो चीजों के बीच में, जिसमें एनर्जी का चेंज होता है या एनर्जी का कन्वर्जन होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलेटर का एलसी टैंक सर्किट। एलसी टैंक सर्किट अगर आपको पता होगा तो वो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो इनिशियली फुल्ली चार्ज है विथ दिस पोलैरिटी। ठीक है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है, अपर प्लेट पॉजिटिव है और लोअर प्लेट नेगेटिव है। इसके यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है। ये क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो अब कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ से मान लीजिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हमारा इंडक्टर जो है वो स्टोर करेगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी व्हेन करंट फॉलोइंग थ्रू इट। जब भी इंडक्टर से कोई करंट फ्लो होगा, यहाँ पे देखिए आईसी करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब इंडक्टर धीरे धीरे करके जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, इंडक्टर हमारा चार्ज होगा इस पोलैरिटी से, और जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे हमारा इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। इंडक्टर के कंप्लीटली चार्ज होने पे इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा। तो जब भी हमें मालूम है कि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी और होती है कि व्हेन इंडक्टर डिस्चार्ज इट्स चेंज इट्स पोलैरिटी। तो जब भी इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। यानी अब इंडक्टर की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, क्योंकि अब इंडक्टर अपनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी को रिलीज करेगा और कन्वर्ट कर देगा अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से फिर करंट फ्लो होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर हमारा फिर से चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी? ये प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट पॉजिटिव और अपर प्लेट नेगेटिव, और कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे करंट है उसकी पोलैरिटी चेंज होगी तो हमें आउटपुट में साइनोसॉइडल सिग्नल मिलेंगे। तो ये कहलाता है हमारा एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा ऑसिलेटर और इसी को हम कहते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मैंने अभी आपको बताया, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन बिटवीन टू थिंग बेस्ड ऑन चेंज इन एनर्जी। तो यही मैंने अभी आपको
बताया और हमारे ऑसिलेटर LC टैंक सर्किट के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया ऑसिलेटर का। अगर अपन एक जनरल डेफिनेशन की बात करें ऑसिलेटर की इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में, तो ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड टू जनरेट साइनोसॉइडल सिग्नल एट द आउटपुट साइड विदाउट एनी इनपुट। बिना इनपुट दिए अगर हमें आउटपुट में साइनोसॉइडल सिग्नल मिल रहे हैं तो वो सर्किट आपका क्या कहलाता है, ऑसिलेटर। या सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटर इज एन एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक। और बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं ऑसिलेटर्स की। ऑसिलेटर का यूज हम करते हैं लैपटॉप में और स्मार्टफोन के प्रोसेसर में क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए। इसी तरह हम रेडियो और मोबाइल रिसीवर में ऑसिलेटर्स का यूज करते हैं लोकल कैरियर जनरेट करने के लिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को लैब में टेस्ट करने के लिए भी हम ऑसिलेटर का यूज करते हैं। तो ऑसिलेटर का बहुत जगह वाइड एप्लीकेशंस हैं जहां हम ऑसिलेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे V0 हमारी आउटपुट सिग्नल है और VI हमारी इनपुट नॉइज है। अब यहाँ पे देखिए पूरा ऑसिलेटर का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें हम पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटर। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम है ऑसिलेटर का। मान लीजिए एम्पलीफायर का गेन हमारा A है और फीडबैक फैक्टर हमारा बीटा है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। मान लीजिए VI इनपुट नॉइज सिग्नल एंटर होते हैं एम्पलीफायर में, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, बूस्टअप करेगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वो इनपुट सिग्नल जो कि हमने इनपुट में अप्लाई किया एम्पलीफायर के मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीफायर का गेन। तो ये हमें आउटपुट में मिलेगा और B हमारा फीडबैक फैक्टर है। अब पूरे सर्किट का गेन हमें क्या मिलता है, तो गेन हम देते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले से हम गेन देते हैं, गेन इक्वल टू A/1 माइनस A बीटा, जहाँ पे A बीटा कहलाता है लूप गेन। A बीटा इज कॉल्ड लूप गेन। अब A एम्पलीफायर का गेन है, बीटा फीडबैक फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन जनरेट होंगी। अगर हमारा लूप गेन A बीटा इक्वल टू 1 होगा तो ये हमें एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का साइनोसॉइडल सिग्नल देगा आउटपुट, यानी देन द एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। ये कहलाएगा हमारा सस्टेन ऑसिलेशन और ये बेस्ट कंडीशन होती है ऑसिलेशन की। और इस कंडीशन को हम कहते हैं बार्क-हसन क्राइटेरिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बार्क-हसन क्राइटेरिया क्या है, तो जब ऑसिलेटर में लूप गेन 1 हो जाता है, यूनिटी होता है, तो उसको हम कहते हैं बार्क-हसन क्राइटेरिया। इसमें हमें सस्टेन ऑसिलेशन मिलता है, यानी द एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। अगर A बीटा इज स्मॉलर देन 1 होगा तो उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज विथ टाइम एंड विल डिसअपीयर। हमारा जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट सिग्नल का, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, तो इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होगा और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो डिसअपीयर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड गेन इज ग्रेटर देन 1 है, यानी A बीटा इज ग्रेटर देन 1 है, उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज विथ टाइम देन बिकम कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ, ये वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये टाइम पीरियड है। तो अगर A बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन होती हैं हमारे ऑसिलेटर की। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। परफेक्ट ऑसिलेशन की कंडीशन क्या कहलाती है, जब हमारा लूप गेन यूनिटी हो जाता है, यानी A बीटा इक्वल टू 1, तो उसको हम परफेक्ट ऑसिलेशन की कंडीशन कहते हैं। इसमें एंगल ऑफ A बीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसी को हम बार्क-हसन क्राइटेरिया भी कहते हैं। अब ऑसिलेटर में ऑसिलेशन ऑकर विदाउट एनी इनपुट। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने इनपुट नहीं भी दिया तो भी अगर हमारा ऑसिलेटर साइनोसॉइडल सिग्नल आउटपुट में जनरेट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑसिलेशन हो रहा है, यानी ऑसिलेटर है। तो
In oscillator, oscillation occur without any input. A small noise signal is enough to trigger oscillation. अगर एक small noise signal भी input में आता है एम्पलीफायर के, तो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है और ऑसिलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है ऑसिलेटर का। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी चीजें बताई हैं, वो वीडियो को पॉज करके आप जरूर पढ़िएगा। होप आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। ऑसिलेटर बहुत इजी है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जेई और एई के एग्जाम में। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है, चाहे आपके थ्योरी एग्जाम में हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर कैन बी यूज्ड वेयर हाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। जहां पे हमें हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम कौन से ऑसिलेटर का यूज करते हैं? तो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर की बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज द मोस्ट स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसका क्यू फैक्टर बहुत हाई होता है। द क्रिस्टल ऑसिलेटर इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए हाई प्रिसीजन एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट हैज वेरी लो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर हैज हाई क्यू फैक्टर हाई होता है। इट हैज ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड कंट्रोल, इसमें ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड कंट्रोल होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? दिस इज सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें इंडक्टर और कैपेसिटर की हाई वैल्यू का इंडक्टर और कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी। और हाई वैल्यू के जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारे सर्किट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। और आरसी ऑसिलेटर बेसिकली जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तरह। क्रिस्टल ऑफ लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नॉट इजिली अवेलेबल। लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाले क्रिस्टल ऑसिलेटर इजिली अवेलेबल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ दिए हैं। एलसी ऑसिलेटर आर अनस्टेबल ऑसिलेटर। जो एलसी ऑसिलेटर होते हैं वो अनस्टेबल ऑसिलेटर होते हैं। हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर हमारे एलसी ऑसिलेटर की कैटेगरी में आते हैं। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज सुटेबल फॉर ऑसिलेशन इन। जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होते हैं वो 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रेंज के लिए सुटेबल होते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो क्यू फैक्टर होता है यानी हाई क्वालिटी फैक्टर होता है, उसकी रेंज होती है 10⁴ से लेकर 10⁻6 तक। क्यू फैक्टर हाई होने से होता है कि फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिले इज। वो सर्किट जिसका यूज हम डिले प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की हेल्प से हम डिले प्रोड्यूस करते हैं। अब मल्टीवाइब्रेटर क्या होते हैं? एक मल्टीवाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू इम्प्लीमेंट ए वैरायटी ऑफ सिंपल 2 स्टेट डिवाइस। मल्टीवाइब्रेटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं 2 स्टेट डिवाइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2 स्टेट कौन सी होंगी? हाई स्टेट और लो स्टेट। ठीक है, जैसे कि आपके रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, टाइमर, फ्लिप फ्लॉप, इनको बनाने के लिए हम मल्टीवाइब्रेटर का यूज करते हैं। 2 टाइप के मल्टीवाइब्रेटर हैं, मोनोस्टेबल और एस्टेबल। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होते हैं? जिसमें एक स्टेबल स्टेट होती है। और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को हम ट्रिगर पल्स जनरेटर की तरह भी कंसीडर करते हैं। इनका यूज किया जाता है टाइमिंग और डिले सर्किट में, डिले जनरेट करने के लिए, क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए। एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को हम फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं और इनका हम यूज करते हैं स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह। ठीक है, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आर यूज इन एप्लीकेशन लाइक पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का यूज करते हैं। और क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए, डिले प्रोड्यूस करने के लिए, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए हम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स आर यूज इन ट्रांसमीटर्स बिकॉज ऑफ देयर।
क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज हम करते हैं ट्रांसमीटर में। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा क्रिस्टल ऑसिलेटर बताया, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है, ये भी आपको बताया था। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का हम ट्रांसमीटर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया उसी से और क्वेश्चंस बनेंगे आगे, तो एक्सप्लेनेशन समझना आपका बहुत जरूरी है। ये देखिए, ए इसका करेक्ट आंसर है। द एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज ओनली 0.02%। जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर की वो बहुत कम होता है, 0.02% होता है। मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर हाईली स्टेबल ऑसिलेटर होते हैं। इट पॉपुलरली यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। इनका बेसिकली हम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम कौन से ऑसिलेटर का यूज करते हैं? तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम एलसी ऑसिलेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एलसी ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है 1/2π√LC। अगर इस फॉर्मूले का ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो हमारी फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल और सी की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हमें ये ऑसिलेटर एलसी ऑसिलेटर लो फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल और सी की हाई वैल्यू, लार्ज वैल्यू वाले इंडक्टर और कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। और लार्ज कैपेसिटी वाले जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं वो कॉस्टली भी आते हैं और बल्कि भी होते हैं, इसीलिए हम एलसी ऑसिलेटर को लो फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन नहीं कर पाते। एलसी ऑसिलेटर को हम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करोगे तो एलसी की वैल्यू हमें कम चाहिए होगी, जिसकी कॉस्ट भी कम होगी और वेट भी कम होगा, कम बल्कि। और लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन से ऑसिलेटर का यूज करते हैं? वैन ब्रिज ऑसिलेटर और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। तो जो एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं यानी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए यूज होते हैं और लो फ्रीक्वेंसी के लिए आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉलपिट ऑसिलेटर जनरेट्स। जो कॉलपिट ऑसिलेटर है वो जनरेट करते हैं साइन वेव्स। साइन वेव जनरेट करने के लिए हम कॉलपिट ऑसिलेटर का यूज करते हैं। कॉलपिट ऑसिलेटर में एक टैंक सर्किट होता है जिसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं और एक इंडक्टर लगा होता है। जो कैपेसिटर होते हैं उनको हम बीच में से सेंटर टेप कर देते हैं फीडबैक सिस्टम बनाने के लिए, और इनका यूज किया जाता है साइनोसॉइडल आउटपुट सिग्नल जनरेट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी के। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटर आर यूज टू जनरेट साइनोसॉइडल आउटपुट सिग्नल विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑसिलेटर द टोटल लूप गेन रिक्वायर्ड टू सस्टेन ऑसिलेशन इज। ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑसिलेटर में, जिसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, उसमें सस्टेन ऑसिलेशन के लिए हमें टोटल लूप गेन कितना रिक्वायर्ड होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि लूप गेन हमारा क्या कहलाता है? लूप गेन कहलाता है ए बीटा, जहाँ पे ए हमारा एम्पलीफायर का गेन है और बीटा हमारा फीडबैक फैक्टर है। जब इसकी वैल्यू हमारी यूनिटी होती है यानी 1 होती है तो हमें क्या मिलता है? सस्टेन ऑसिलेशन मिलता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, इन ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑसिलेटर द टोटल लूप गेन रिक्वायर्ड टू सस्टेन ऑसिलेशन इज यूनिटी। ये हमारा बारखसन क्राइटेरिया भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या कहलाते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या कहलाते हैं, ओवर डैम्प्ड की कंडीशन क्या होती है, बारखसन क्राइटेरिया क्या कहलाता है। तो वीडियो को पॉज करिए और पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़िए। अगर आपको पीछे का जो अभी मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा तो ये चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी ऑसिलेटर इज सुटेबल फॉर जनरेटिंग। आरसी ऑसिलेटर का यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, आरसी ऑसिलेटर आर सुटेबल फॉर जनरेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम आरसी ऑसिलेटर का यूज करते हैं। हार्टले ऑसिलेटर का यूज करते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए अप टू 30 मेगाहर्ट्ज।
और कॉलपिस ऑसिलेटर का यूज करते हैं हम जनरेट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज अप टू 300 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे कितनी रेंज के लिए कौन सा ऑसिलेटर यूज किया गया है वो भी दिया हुआ है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीडबैक फैक्टर ऑफ ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ओपैम्प इज। ओपैम्प से जो हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर बनाते हैं उसका फीडबैक फैक्टर क्या होता है, तो उसका फीडबैक फैक्टर होता है 1/2। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो आप जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन द पॉपुलर ऑसिलेटर यूज्ड इज। ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम कौन से ऑसिलेटर का यूज करते हैं, तो बेसिकली हम 2 ऑसिलेटर का यूज करते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। पहला है आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर और दूसरा है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, दोनों का यूज करते हैं। लेकिन वेन ब्रिज ऑसिलेटर ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। रेंज है वो ज़्यादा है, जबकि जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसका भी हम यूज करते हैं लेकिन उसकी रेंज जो है वो बहुत वाइड नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया भी है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और वेन ब्रिज ऑसिलेटर बोथ कैन बी यूज एज अ ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन वेन ब्रिज ऑसिलेटर कैन बी यूज फॉर वेरी वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज। वेन ब्रिज ऑसिलेटर का यूज हम वेरी वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए करते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आपको वेन ब्रिज लगाना है क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है, और अगर आपको केवल ऑप्शन में वेन ब्रिज दिया है तो वही सही है, और अगर केवल फेज शिफ्ट ऑसिलेटर दिया है तो इसका भी यूज हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए करते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं ऑसिलेटर को लेकर। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आप और ऑसिलेटर से रिलेटेड वीडियो और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे और वीडियो आप देखना चाहते हो जो आपकी हेल्प करेंगे आने वाले जेई और एई के एग्ज़ाम के लिए, वो भी आप मुझे बताइएगा। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे पीएलसी, स्कैडा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, बेसिक इलेक्ट्रिकल मटेरियल, एनर्जी कन्वर्जन में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज डाली है अपने चैनल पे, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट है एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके साथ साथ मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा, जिसका लिंक है www.quick-learn.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके मेरी वेबसाइट को चेकआउट करिएगा। उसमें प्रीवियस ईयर के यूपीपीसीएल जेई के क्वेश्चन पेपर डले हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डले हैं, थ्योरी लेक्चर्स हैं, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियोस होते हैं उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। बाय बाय।